हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज मेरा आईबीएस का एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस और मेरे शिप में कुछ आए हुए सवालों को डिस्कस करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि मेरा जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनसाइड और जो स्ट्रैटेजी है, मैंने एग्ज़ाम को कैसे सॉल्व किया और मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो पाए। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये आपको पता ही होगा कि जो आईबीएस का एग्ज़ाम है, ये आईबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कंडक्ट करता है। और जो कि जिस पोस्ट के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था और आप सभी भी देने वाले हो, तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि एसीआईओ करके हैं, इसका प्रीलिम्स मतलब टियर 1 जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। और उसके बाद में अगर आप टियर 1 क्लियर करते हैं तो टियर 2 के लिए आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देनी होती है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। उसके बाद में इस टियर 1 में जो सेक्शन कवर होते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर, ये 5 पोर्शन कवर होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो कॉमन चैलेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम वो क्या फेस करने पड़ते हैं हमको। जस्ट अ मिनट। हाँ, मेरा पहले ये आपको बता देता हूँ मैं कि जो ये एग्ज़ाम होता है ये कंडक्टेड टीसीएस करता है। उसके बाद में मेरा जो एक्सपीरियंस था उस दिन का, तो सबसे पहले मैंने जो मेरी बैग्स थी, मैंने बैगेज लेके गया था जो भी, वो आउटसाइड रखा सेंटर के बाहर। उसके बाद में उसमें से एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड लेके मैं वहाँ पे खड़ा रहा। तो लाइन में लगने के बाद वहाँ की जो अथॉरिटी थी उन्होंने एग्ज़ाम में जाने से पहले एडमिट कार्ड और आईडी चेक की, नाम और डेट ऑफ बर्थ और रोल नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछा और आगे जाने दिया। फिर फिज़िकल चेकिंग हुई हमारी, जो कि सिक्योरिटी पर्सन थे वहाँ पे, उन्होंने फिर अलो किया अंडर करने के लिए एग्ज़ाम हॉल में, सब चेक करने के बाद। उसके बाद में अंदर जाने के बाद फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन हुआ और फिंगर ऑथेंटिकेशन होने के बाद एक आपको पीसी अलॉट करते हैं, वो कंप्यूटर अलॉट करते हैं, वहाँ पे आपको सीट मतलब बैठना पड़ता है और एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद में इन्विजिलेटर मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी लाइन दिख रही है वो आपको आपके हॉल टिकट पे यानी कि एडमिट कार्ड पे लिखना है। तो उसके बाद में मैंने वो स्क्रीन के ऊपर की लाइन एडमिट कार्ड के लिए एडमिट कार्ड के ऊपर लिखना शुरू किया और एडमिट कार्ड के ऊपर लिखने के बाद वो एडमिट कार्ड साइड रख दिया। और जैसे ही हाफ एन आवर होता है वैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। पहले रफ शीट दे देते हैं वो और एक पेन दे देते हैं अगर आपके पास नहीं है पेन तो। और हाफ एन आवर के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद जो कॉमन चैलेंजेस रहते हैं एग्ज़ाम के दौरान वो क्या है, तो सबसे पहले तो हमारे पास सिर्फ 60 मिनट है, 60 मिनट ही है, हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें प्रेशर बहुत रहता है कि आपको कम से कम देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन को 40 या 45 सेकंड रहते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो प्रेशर भी बहुत रहता है और कोई गुंजाइश नहीं होती वहाँ पे कि आप क्वेश्चन को बराबर ना पढ़ो और टिक कर दो। तो एक इसमें से एक ऐसे बीच का एक जो रास्ता है वो निकालना होता है। तो बैलेंसिंग करके चलना पड़ता है स्पीड और एक्यूरेसी को, कि आपका क्वेश्चन गलत भी ना हो और आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ भी ले। तो नए अगर कोई होगा तो उसके उनके लिए बता दूँ कि जो एसीआई का टियर 1 होता है उसमें 5 सेक्शन रहते हैं, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश। हर एक सेक्शन के 20 क्वेश्चन रहते हैं और आपको इसको 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे शिप में जो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वो क्या आए थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहला क्वेश्चन ही हो, लेकिन मुझे जो याद है वो मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई है वहाँ पे लिख लिया और आपको बता रहा हूँ। तो जो को डिस्ट्रिक्ट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय विच स्टेट, ये क्वेश्चन पूछा था। 4 ऑप्शन दिए थे उसमें, केरला, असम और तमिलनाडु ऐसे करके थे ऑप्शन में, और इसका आंसर आसाम था, लेकिन मैंने केरला लगाया, तो ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद में इक्वेरियन एक्सरसाइज पूछी थी, उसका मंथ पूछा था। बताया वो क्वेश्चन में था कि मालदीव के साथ हम इक्वेरियन एक्सरसाइज करते हैं, वो किस मंथ में हुई थी। तो उसका ऑप्शन में थे फरवरी 2025, फिर उसके बाद में अप्रैल 2025, 2024 के कुछ मंथ दिए थे, ऐसे 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से फरवरी 2025 का आंसर था। उसके बाद में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट पूछा था इकोनॉमिक सर्वे की हमारी 2025-26 में जो आई था इकोनॉमिक सर्वे इसमें से, तो उसका रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4 था, ये आंसर, उसका आंसर 6.4 था। उसके बाद में मेजर ध्यानचंद अवार्ड पूछा था कि कौन से हॉकी के प्लेयर हैं उनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। 2024 का पूछा था उन्होंने, लेकिन मुझे लगा 2021 का पूछा, तो मैंने वहाँ पे पीआर सीरीज लगाया, तो ये भी मेरा गलत हो गया था। तो हरमनप्रीत सिंह उसका आंसर था। उसके बाद में पीवी सिंधु किस स्पोर्ट्स के बारे में वो रिलेटेड है, तो उसका आंसर बैडमिंटन था। और इसी के पहले शिफ्ट में अगर देखा जाए, मेरी 3rd शिफ्ट थी, तो सेकंड शिफ्ट में शायद मुझे सेकंड की फर्स्ट शिफ्ट में एक मोदी सैयद मोदी करके एक अवार्ड है, वो किस फीमेल को मिला है ये पूछा था। तो उसका आंसर भी पीवी सिंधु था। तो वो कनेक्ट करके ही पूछ रहा है क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा घुमा कर पूछ रहा है कि अगर पहली शिफ्ट में पूछा है प्लेयर का नाम, तो वो प्लेयर को किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो पूछ रहा है सेकंड शिफ्ट में।
तो उसके बाद में पूछा था ज्योति आराजी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु गॉट अर्जुन अवार्ड। तो जो ये ज्योति आराजी थी वो किस स्पोर्ट से रिलेट करती थी, उनको अभी अर्जुन अवार्ड मिला। तो जो एथलीट वहाँ पे ऑप्शन बहुत थे, चेस था, एथलीट था, बॉक्सिंग था, शूटिंग था, तो उसमें से एथलीट ऑप्शन सही था। तो मैंने वहाँ पे मुझे पता नहीं था इसका आंसर, तो मैंने लगाया नहीं इसको। उसके बाद में उत्तराखंड का एक फेस्टिवल पूछा था, ऑप्शन में रासलीला, दांड, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, ये भी मुझे पता नहीं था, तो ये भी मैंने लगाया नहीं। और एक विवेक देवराय जी के बारे में पूछा था। विवेक देवराय जी है वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये इकोनॉमिस्ट थे। हम सबको पता ही है, वैसे जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उनको भी पता ही होगा कि उनको रिसेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो इसी की वजह से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो गरिमाला भास्कर प्रसाद रिसेंटली डाइड बिलोंग टू विच फील्ड, कि जो गरिमाला भास्कर प्रसाद हैं इनकी अभी हाल ही में फ़िलहाल मृत्यु हुई है, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो इन्होंने ये पूछा था, तो वहाँ पे बहुत सारे 4 ऑप्शन थे, पोएट था, क्लासिकल म्यूज़िक था और 2 ऑप्शन थे। तो क्लासिकल म्यूज़िक इसका आंसर बराबर था। ये मैंने मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने क्लासिकल म्यूज़िक इसलिए मारा क्योंकि ये साउथ से थे थोड़े, तो मुझे लगा कि क्लासिकल म्यूज़िक होगा, तो ये क्वेश्चन मेरा बराबर हो गया फिर। और उसके बाद में हाईएस्ट ट्री कवर पूछा था स्टेट वाइज, मतलब 3 ऑप्शन में 3 स्टेट दिए हुए थे। पहले था छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एक ऑप्शन और था, तो उसका वही ऑप्शन बराबर था। तो मैंने भी वही लगाया है। उसके बाद में 3 स्टेट और थे, 3 स्टेट और 3 स्टेट और, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो ये भी हो गया ऑप्शन, ये भी हो गया 10th नंबर का। उसके बाद में एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट पूछा था इसरो का, अभी फ़िलहाल में, जो आपको भी पता है, स्पेडेक्स जो मिशन है वो अभी इसरो ने फ़िलहाल अचीव किया है, मतलब सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, ये पूछा था। उसके बाद में एक मेक्सिकन राइटर का बुक दिया होता, और मेक्सिकन राइटर का बुक देने के बाद उसका नाम पूछा था नीचे। तो उसमें ऑप्शन में बानू मुश्ताक करके था, डेल अल समथिंग ऐसा कुछ था, मुझे अभी फ़िलहाल उसका पूरा याद नहीं आ रहा है नाम। और उसके बाद में और 2 ऑप्शन थे, तो उसमें आई थिंक मुझे लगा कि मेक्सिको में स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो मैंने जो स्पेनिश में नाम लिखा था एक्चुअली उसको टिक किया है। तो शायद अभी देखेंगे कि उसका आंसर कैसा बराबर आता है कि नहीं। उसके बाद में एक पूछा था कि एसबीआई का पॉवर्टी रिपोर्ट, जो अर्बन एरिया में एसबीआई का पॉवर्टी रिपोर्ट परसेंटेज पूछा था, कि वह पॉवर्टी कितनी है अर्बन एरिया में परसेंटेज वाइज। तो वहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग ऐसे करके था, तो उसका आंसर 4.09 था। उसके बाद में दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी पूछी थी, कि दिया सलाई ये ऑटोबायोग्राफी इज़ रिटन बाय। तो सभी को पता है, नोबेल प्राइज़ विनर जो हमारे कैलाश सत्यार्थी है, उनको मिला है, सॉरी उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उसके बाद में सीडैक अवार्ड बैंगलोर, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन था कि सीडैक से किस कंपनी ने एक अवार्ड जीता है अभी। तो उसमें जियो आगे कुछ तो था। उसके बाद में एक पिंग करके कंपनी थी, और इसके बाद में और 2 ऑप्शन थे, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी मुझे याद नहीं था, तो उसका आंसर भी मैंने नहीं लगाया है। उसके बाद में देखा जाए तो रिवर सिस्टम के बारे में पूछा था एक क्वेश्चन, कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और झेलम के 3 सेंटेंस दिए हुए थे, कि झेलम यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके यहाँ गिरती है। उसके बाद में गंगा का भी वैसे दिया था, ब्रह्मपुत्र का भी वैसे दिया था। और 4th ऑप्शन में था हिमालय के बारे में, कि हिमालय में से नदी निकलती है, फिर नीचे आकर मियांडर बनाती है, ऐसे करके था। तो 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से इनकरेक्ट की करेक्ट पूछा था शायद। उसके बाद में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो स्टेटमेंट दिए थे 4, 1, 2, 3, 4, और 4 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है वो पूछा था। उसके बाद में एक क्वेश्चन था सर्विस स्टार रिलेटेड जजमेंट गिवन बाय उच्च हाई कोर्ट, जो सर्विस स्टार रिलेटेड एक जजमेंट आया है अभी फ़िलहाल, तो वो किस हाई कोर्ट में ने दिया था। तो उसमें ऑप्शन थे पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट। तो यहाँ इसका आंसर दिल्ली हाई कोर्ट था, और मैंने वहाँ पे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट किया, और मेरा वो गलत हो गया। उसके बाद में इनकम टैक्स सेक्शन पूछा था, कि जो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में था, क्योंकि अभी इनकम टैक्स का एक कोई तो सेक्शन था जिसको सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था, कुछ तो जजमेंट आई थी उसके बारे में, तो वो भी एक पूछा था। ये हो गए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के जो मुझे सवाल याद आ रहे थे, वो उन्होंने यहाँ पे वो सवाल मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए। उसके बाद में चलते हैं फिर रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के मैं आपको टॉपिक बताना चाहूँगा कि मेरे शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक आए थे। तो ये टॉपिक आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना है अच्छे से, ताकि आपको भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिरर इमेज पूछा था, मिरर इमेज में एक क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट में कम से कम मेरे इसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद में ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन में भी 2 क्वेश्चन थे शायद। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग में तो 3-4 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के, और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रीजनिंग में भी बहुत सारे पूछे गए हैं, कि आपको 2 स्टेटमेंट बताया है, कंक्लूजन पूछना चाह रहा है वो। उसके बाद में अगर देखा जाए तो नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चन आए हैं, और देखा जाए तो सिलोगिज़म्स के भी क्वेश्चन थे।
तो ये रीज़निंग का पोर्शन ऐसे हुआ, यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है, तो उसमें ऐड कर लीजिएगा आप रीज़निंग में। उसके बाद में क्वांट पे आते हैं। तो क्वांट में सबसे पहले देखा जाए तो पहला टॉपिक मुझे लग रहा है एवरेज से पूछा है उन्होंने। एक के 2 क्वेश्चन थे एवरेज के बारे में, क्योंकि टाइम वर्क के बारे में पूछा था, बोट एंड सिस्टम के बारे में भी पूछा था, टाइम स्पीड डिस्टेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछा था कि आई थिंक एक कुछ ऐसा सवाल था कि इतनी स्पीड इतने में होती है तो उसको 5 घंटे में कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसे कुछ तो, सॉरी 5 घंटे में कवर करने के लिए कितनी स्पीड लगेगी। तो कुछ तो ऐसा सवाल था उसका, मुझे अभी फ़िलहाल उस एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसके बाद में परसेंटेज भी पूछा था कि एक 1 लाख रुपीज़ दिए हैं, उसको दो डिस्काउंट लगाए हैं, एक 10.5 का और एक दूसरा था 20.25 का। तो उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है वो पूछा था शायद, ऐसे कुछ तो था परसेंटेज में। उसके बाद में सॉरी परसेंटेज में नहीं, वो डिस्काउंट में जाएगा। तो एक परसेंटेज का भी क्वेश्चन था ऐसे ही, जो सिंपल इंटरेस्ट में भी पूछा था, परसेंटेज का भी था कि इसका इतना परसेंट है तो उतना कितना होगा, ऐसे करके। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट का पूछा था उन्होंने एक क्वेश्चन। उसके बाद में रेशो और प्रोपोर्शन का ईजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन था, आप उसमें एक ऐड कर लीजिए कि एक व्यक्ति है इतनी पार्टनरशिप इतने मंथ के लिए करता है, वो भी क्वेश्चन था इसमें क्वांट में। तो ये हो गया रीजनिंग और मैथ। और आगे चलते हैं अभी इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में भी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी क्वेश्चन था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो 3 आए थे मेरे शिफ्ट में शायद। उसके बाद में पैराजम्बल भी 3 आए थे। स्पेलिंग एरर, जो कि स्पेलिंग एरर तो एक फेस था, तो उसको फेकेट करके लिखा था उन्होंने, तो वो उसमें एरर थी मेरे शिफ्ट में। उसके बाद में एरर जो ग्रामेटिकल एरर आती है वो भी आई थी। उसके बाद में जो पैसेज के जो मेरे क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, पैसेज को पढ़ना था और पढ़ कर उस पर आंसर देने थे, तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। तो ये हुआ पूरा जी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, उसके बाद में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो ये 5 के 5 सेक्शन मैंने आपको बता दिए कि कैसे आए हैं। तो आप इसके ऊपर से आपकी एक थोड़ी सी प्रिपरेशन, थोड़ी सी मतलब रिवीजन करके जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, आप अगर आप जा रहे हैं तो यही था वीडियो में। और आगे भी है थोड़ा, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया। वैसे तो सबसे पहले तो मैंने हाथ में लिया था, मैंने करंट अफेयर उठाया सबसे पहले, और उसके बाद में करंट अफेयर होने के बाद मैंने जनरल अवेयरनेस को सॉल्व किया। और जनरल अवेयरनेस सॉल्व करने के बाद मैंने इंग्लिश पे गया, इंग्लिश होने के बाद मैं रीजनिंग पे गया, और रीजनिंग होने के बाद मैं फिर लास्ट में मैथ में गया, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बहुत लेंदी थे। तो लेंदी क्वेश्चन अगर मैं पहले सॉल्व करने बैठ जाता तो उसमें ही टाइम चला जाता मेरा। सो इसीलिए मैंने फॉलो किया। आपका कुछ अलग हो सकता है, आप आप रीजनिंग पहले सॉल्व करेंगे, मैथ, इंग्लिश, और फिर जीके और करंट पे आएंगे। तो अपना अपना स्टाइल होता है सॉल्व करने का, डोंट वरी। तो कंक्लूजन यही है कि IBSI का सच में एक स्मार्ट स्टडी और डिसिप्लिन लगती है। और जो भी एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कर सका वो भाई जीत जाएगा, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो टाइम 60 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो ये सच में बहुत मतलब डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं, उनको पढ़ना होता है, एनालाइज करना होता है, और फिर नीचे जाके ऑप्शन पे टिक करना होता है, वो भी राइट आंसर। तो ये अगर कोई टाइम मैनेजमेंट कर सका एग्ज़ाम हॉल में तो बेस्ट है, और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है फिर आगे जाके, ऐसे कुछ नहीं है। तो यही है स्ट्रैटेजी। तो अगर स्ट्रैटेजी के साथ आप अटेम्प्ट करोगे तो 80-85 तक आप आराम से अटेम्प्ट करोगे। और मेरा पर्सनल अटेम्प्ट देखा जाए तो मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है एल्गोरिदम वैसा ही है यूट्यूब का कि आगे आपको ग्रो होने के लिए हेल्प मिलती है इससे। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड फ्यूचर ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।